गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखूं। आपका एनसीईआरटी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है जो पन्ना लाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमको क्या कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, अपने मन से कुछ अपने भावों को लिखने का मन होता है? जी, सबका होता है। ऐसे ही पन्ना लाल बख्शी ने एक चैप्टर लिखा है क्या लिखूं। पहले चलो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पन्ना लाल बख्शी का जन्म 1894 में खेरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय हैं। उनकी रचनाएं जैसे कौन कौन सी हैं? पंचपात्र, पदमवन, रुंद पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने हैं, अश्रुदल, शतदल, शमला, त्रिवेणी, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य आलोचना। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिका का संपादन भी किया। पन्ना लाल बख्शी ने अपने लेखन में आध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंध में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन विश्लेषण किया है। भारतीय कृषि और सामाजिक संबंधों का तार्किक विश्लेषण किया है। विषय में आध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। उनका 1971 में निधन हो जाता है। क्या लिखूं निबंध में पन्ना लाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने, समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लेखन के आदर्श तरीकों को खोजने का प्रयत्न एवं रोचक सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्य और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है। आत्मपरक शैली कैसी होती है? जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय, प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। चलिए, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। हमने इनके लेखक के बारे में पढ़ लिया, अब इनके चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखूं में ये क्या लिखते हैं? मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है। क्या होती है? लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव का ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं? इस पैराग्राफ से इसमें क्या कह रहे हैं लेखक कि हमारे मन में जो भाव आते हैं उनको लिखना, मन में उमंगें उठना, नई हृदय में स्फूर्ति आना, मस्तिष्क में नए आवेग आना, ये वे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। अब किस विषय पे लिखना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मनोभावों को
लिखना ये महत्वपूर्ण है। जिस तरह इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हैट का, जैसे हैट एक भाव की तरह है जिसको टांगने के लिए हम किसी भी कोटि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। ओके, अब गार्नियर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित का मतलब क्या होता है? उत्पन्न हो जाते हैं। मुझे जो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। तो ये राइटर किसके लिए निबंध लिखने जा रहे हैं? नमिता और अमिता के लिए। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के डोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नमिता क्या कह रही हैं कि मैं, जो लेखक है उससे कह रही हैं कि वो दूर के डोल सुहावने पर निबंध लिखें, इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अमिता क्या कह रहा है कि वो मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे इन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। जी, अब दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि गार्नियर साहब ने जो बातें कही थी ऊपर कि हमें अपने भाव व्यक्त करने हैं, उसके लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। ज़रूरी नहीं कोई स्पेसिफिक विषय ही हम लें, बस हमारे मन में भाव उठने चाहिए कि हमको लिखना है। लेकिन गार्नियर साहब की इस कथन से जो इस पाठ के लेखक हैं वो शायद सहमत नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चिंता करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब मैं जाके कुछ लिख पाता हूँ। अब उनके सामने एक नई बात आती है कि नमिता अमिता के बारे में अभी बताया नहीं ये कौन है, लेकिन उन्होंने बताया कि नमिता नाम का जो सदस्य हैं वो कहती है कि वो लेखक दूर के डोल सुहावने पर निबंध लिखें और अमिता कहती हैं कि समाज सुधार पर लिखें। अब राइटर जो हैं वो सोच रहे हैं कि दोनों का निबंध रचना का रहस्य लिखने से पहले उसका रहस्य समझाना पड़ेगा। दोनों का निबंध रचना के लिए क्या करना पड़ता है? उसका रहस्य समझाना पड़ेगा। चलो आगे क्या कह रहे हैं? दूर के डोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूँ? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। अब ये क्या कर रहे हैं कि लिखने से पहले सोच रहे हैं कि मैं निबंध शास्त्र आचार्यों की सम्मति जान लूँ। वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं? चलो पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वो कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। अभी निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना को देख रहे हैं लिखने से पहले। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती। ठीक है, तो एक विद्वान का विचार क्या आया है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध से बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा भी होता है और इसमें बड़े निबंध में जो है वो सुंदरता नहीं बनी रहती, इसलिए छोटे में क्या रहता है? सुंदरता भी रहती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के इन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। आचार्य महोदय ने क्या बताया है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सामग्री और शैली। क्या बताया उन्होंने? सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा,
उसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। अब सामग्री कैसे आएगी? सामग्री कैसे एकत्रित करेंगे लेखक? विचार समूह संचित करके। उसके लिए क्या करना होगा? मनन करना होगा। मुझे यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर की डोल सुहावने में भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी? यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे खुद पे ही भरोसा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई निबंध लिखे ही नहीं गए हैं जिससे मैं पहले के निबंध शास्त्रों को पढूं और अपने विचारों को व्यक्त कर पाऊँ और अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊँ। लेकिन अब उनके पास कोई साधन नहीं है। अब उनको खुद ही मनन करना है, खुद ही अपने विचारों पर भरोसा करना है और लिखना है। चलिए अब आगे क्या होता है। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? निबंध लिखने से पहले रूपरेखा बनानी चाहिए। ऐसे में सबसे पहले मुझे दूर की डोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं इस सारांश का कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? मतलब रूपरेखा का संबंध किससे है? निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में लिखना। क्या सचमुच हिंदी के सर्वविज्ञ लेखक पहले से अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? अब ये सोच रहे हैं लेखक कि क्या सच में जो सब लेखक होते हैं पहले से अपने अपने निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? अच्छा जी, A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। ओके, उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भाव मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ। गार्डनर जो थे वो क्या कह रहे थे कि मुझे अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है, ये शीर्षक बनाने में ही। और ये क्या कहते हैं कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मित्रों पे छोड़ देता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में बड़ी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर को नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कि नाटकों के नामकरण करने में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। अरे वाह! तो यहाँ क्या है, शेक्सपियर का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब उन्होंने अपने एक नाटक का नाम क्या लिख दिया था कि जैसा तुम चाहो, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। ये लेखक सोच रहे हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए, उसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों। भाषा में प्रभाव के लिए क्या होना चाहिए? वाक्य छोटे छोटे हों, पर एक दूसरे से संबंध। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठों में समाप्त हों। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे। बाणभट्ट की रचना कौन सी थी? कादम्बरी। यहाँ से हमको ये पता चला। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। अस्पष्टता का पर्यायवाची यहाँ दे रखा है दुर्बोधता, जो क्या लाती है? गांभीर्यता लाती है किसी चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बताएं, श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं।
जो अज्ञों से न सुलझ सकें। सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। दुर्बोध का क्या मतलब था? अस्पष्ट। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अब देखो आगे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। अंग्रेजों के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया। उनके निबंध उन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान आवश्यक है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। अंग्रेजों की कोई अलग ही पद्धति थी, जिनके जन्मदाता कौन थे? मॉन्टेन जी। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। इसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, उन्हीं को निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। तो इसमें कोई कल्पना नहीं, कोई सूक्ष्म दृष्टि नहीं, कोई विज्ञों की गंभीरतापूर्ण तर्कपूर्ण विवेचन भी नहीं है। इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति लिख दी जाती है जी। उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। इसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की महिमा। इसमें जीवन का गौरव भूल कर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। अब राइटर सोच रहे हैं कि क्या मैं भी इसी तरह से अपने भावों को क्यों न लिखूं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। आइए आगे क्या कहते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। अब इनको क्या आया? अमीर खुसरो की कहानी याद आ गई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर, चौथी ने ढोल पर। क्या समझे? ये अमीर खुसरो की कोई कहानी याद कर रहे हैं। एक बार प्यास लगने पे कुएं के पास पहुँचे। अमीर खुसरो की कहानी है। इसमें एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरत पानी भर रही थीं, तो पानी इन्होंने मांगा अमीर खुसरो ने। उसमें से एक ने कहा, एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट कर दी, दूसरे ने चरखे पर, जो 4 औरतें थी ना उन्होंने, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, तो उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। देखो जी कैसे कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के इन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। जब नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद, प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं।
ढोल की ध्वनि में क्या रहता है, आनंद का कलरव होता है, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत तीनों मिले रहते हैं। सब तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर के रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है, दूर रहने से क्या होता है कि हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का बड़ा चित्र बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बाल्यावस्था तरुणावस्था से दूर हट जाएं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृतियाँ बड़ी सुखद लगती हैं। वे अतीत को ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। वर्तमान से वृद्ध और तरुण दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। उन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय स्वामी, दयानंद, महात्मा गांधी पर मैं ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर और गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते हैं, नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारा का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। इन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव को स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। देखिए, अब इन्होंने अपनी निबंध लिख लिए। चलिए, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि हमने क्या क्या सीखा इसमें, कि हमारे जो लेखक हैं उनके जीवन के बारे में, उन्होंने क्या लिखूं ये अपने निबंध लिखने के लिए सोचा और इसी चीज़ को अपने लेखन में अभिव्यक्त किया। उन्होंने कई लेखकों की शैलियाँ देखी कि लेखक लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या उनकी शैली रहती है, किस तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कि पहले रूपरेखा लिखना होता है, उसका संक्षिप्तीकरण करना होता है। कोई कहता है अपने मनोभावों को सीधे व्यक्त कर देना है, कोई कहता है कि कुछ तर्क वितर्क करना है। तो इस तरह से काफ़ी मंथन करने के बाद हमारे लेखक अपने दोनों निबंधों को एक ही में लिख पाए हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।